हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 102। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 101 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप सभी ने पढ़ा था अब तक। अरमान ने कहा कि अब आपको समझ में आया कि मेरा भाई अंधा है। अब आपकी बेटी को समझ में आया कि उसकी शादी अंधे लड़के से नहीं होनी चाहिए। जब ये मेरे भाई के आगे पीछे अपनी दुम हिलाकर घूमती रहती थी, तब आपकी बेटी के प्यार के दावे बहुत बड़े बड़े थे। अब आपको क्या हो गया? आपकी बेटी तो बहुत प्यार के दावे करती थी, अब आपकी बेटी का प्यार खत्म हो गया क्या मेरे भाई के लिए? आप सबको शर्म नहीं आती है क्या? इतना आप देख चुके थे, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो अरमान ने फिर से गुस्से में उस लड़की को देखकर कहा कि और हाँ तन्वी, तुम मेरे भाई के लिए तुम तो बहुत ज़्यादा पागल थी ना। उसके पीछे आगे पीछे घूमती थी। अब क्या हुआ है? वो पागलपन खत्म हो गया क्या? अब तुम्हें समझ में आ गया कि तुम एक अंधे लड़के के साथ अपनी ज़िंदगी बिता नहीं सकती हो? तुम्हें उससे शादी नहीं करनी है। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला था। रोहान ने भी तुम्हें शादी करने से मना किया था ना कि उससे शादी मत करो, लेकिन तुम ही थी जो नहीं मानी थी। अपने प्यार के बड़े बड़े दावे करती रही और फिर आखिरकार तुम्हारे प्यार के सामने मेरा भाई झुक ही गया। और फिर अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम रोहान से शादी करके अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लोगी। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी उससे शादी होने से। ऐसा तो नहीं है कि मेरा भाई हमेशा ही अंधा रहेगा। जैसे ही मुझे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलेगी तो मेरे भाई की आंखों की रोशनी भी वापस आ जाएगी। बस हमें एक डोनर चाहिए, वो मिलते ही मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो पहले की तरह देखने लगेगा, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। तो तन्वी ने भी अब अपने डॉगी के बालों को सहलाते हुए कहा कि तू ठीक है ना? जब रोहान बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना, तब मैं उससे शादी कर लूँगी, तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, अभी फ़िलहाल मैं उससे शादी नहीं कर सकती हूँ। माना मैंने उस वक्त जज्बातों में आकर हाँ कर दिया था और अपने प्यार के हाथों मजबूर हो गई थी। लेकिन तुम ही बताओ भाई, एक अंधे से कैसे शादी कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे भाई से शादी कर ही नहीं सकती हूँ। और रही बात इनविटेशन बट गया है, तो शादी की तैयारियां भी तो हो गई है ना। तो मैं भी पेनल्टी के तौर पर तुम्हारी कंपनी को बहुत सारे पैसे दे दूंगी। तुम्हारा भी सारा लॉस कवर हो जाएगा और मेरा भी काम निकल जाएगा। तो अरमान ने अभी फिर से गुस्से में अपने दांत पीसकर तन्वी की तरफ देखा और फिर गुस्से से बोला कि तुम्हारी औकात से ज़्यादा तो हमारे एम्प्लॉयज़ की औकात होती है, समझे? तुम मुझे पैसे दोगी क्या? यू नो व्हाट, मेरी ही गलती थी जो रिश्ते की बात करने मैं यहाँ पर आ गया था, तुमसे शादी के लिए मान गया था। अच्छा हुआ तुमने अपनी असली रूप मुझे यहाँ पर ही दिखा दिया। मेरा भाई वैसे भी तुम जैसी लड़की को डिजर्व नहीं करता है, वो तुमसे बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करता है। तुम अपने कुत्ते के साथ ही ठीक लगती हो। तो अरमान ने अभी फिर से पलट कर नीलिमा जी की तरफ देखते हुए कहा कि चलिए दादी, यहाँ से आने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन लोगों के पास घटिया लोगों से रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, रखना ही नहीं चाहिए। हमारी हैसियत ही खराब कर देगी ये लड़की। तो अरमान और नीलिमा जी अब उस घर से बाहर आ गए थे और कुछ ही देर के बाद दोनों ही सचादेवा हाउस पहुंच गए थे। तो अरमान अभी गुस्से में गाड़ी से बाहर उतरा और फिर घर के अंदर चला गया। जब वो घर के अंदर आ रहा था, तब शिखा अजीत सचादेवा को सूप पिला रही थी। फिर उसने अजीत सचादेवा को अच्छे से जब सूप पिला दिया, फिर उसने अजीत सचादेवा के चेहरे को अच्छे से नैपकिन से पोंछ दिया और फिर अरमान को देखने लगती है। अरमान काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था। अरमान को टेंशन में देखकर शिखा के चेहरे पर भी टेंशन आ गई थी। लेकिन अरमान ने तो शिखा को आज तक इतना हक ही नहीं दिया था कि वो उसकी टेंशन के बारे में उससे पूछ ले, यहाँ तक कि उससे बात तक कर ले। तो शिखा ने भी नम आंखों से अजीत सचादेवा की तरफ देखा और फिर अजीत सचादेवा ने फिर से अपनी पलकें नीचे की तरफ झुका दी। तो वहीं अरमान जो गुस्से में अभी रूहान के कमरे में आ जाता है। तो रूहान अभी बालकनी में खड़ा हुआ था। अरमान भी जाकर सीधा रूहान के पास बालकनी में खड़ा हो गया। तो रूहान ने भी अब अरमान की तरफ देखते हुए कहा कि क्या हुआ, लड़कर आ गया? सुना आया उसे अपने दिल की बातों से। अब तू किस बात का शोक बना रहा है? बता मुझे, जो होना था वो तो हो गया है ना। मुझे तो पहले ही पता था वो लड़की फूटी आंख नहीं भाती है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन तू ही कहता था ना कि बहुत अच्छी लड़की है वो, तुमसे इस कंडीशन में भी शादी करने के लिए तैयार है, बहुत प्यार करती है मुझसे। पता नहीं क्या क्या कहकर तूने मुझे उससे शादी करने के लिए मना लिया था। तो अरमान का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो रूहान ने अपना एक हाथ अरमान के बाजू पर रखकर कहा कि अरे छोड़ ना यार, मैं वैसे भी उस लड़की से प्यार नहीं करता था, मुझे तो वो बिल्कुल पसंद ही नहीं थी, मुझे उससे वैसे भी शादी नहीं करनी थी। तूने ही कहा था हमारी कंपनी
को प्रॉफिट होगा तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी, बस और कुछ भी नहीं था। अच्छा ही हुआ उसकी सच्चाई हमें पहले से ही पता चल गई, नहीं तो मेरी ज़िंदगी तो ख़राब थी। इस बार अरमान ने थोड़ा-सा गहरी सांस लेकर कहा कि लोग प्यार में इतना झूठ क्यों बोलते हैं यार? अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती थी, तुम्हारे आगे पीछे ऐसे पागलों की तरह क्यों घूमती रहती थी? पूरा-पूरा दिन तुम्हें फ़ोन करके परेशान क्यों करती थी वो? अगर तुझे प्यार नहीं करती थी, कॉलेज के बाहर भी आकर चक्कर क्यों लगाती थी तेरे लिए? तो रूहान ने कहा कि यार मेरी अटेंशन पाने के लिए देख अरमान, लड़कियां ना भिन्न-भिन्न प्रकार की भी होती हैं। ये सुनते ही अब अरमान के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा हंसी आ गई थी। अरमान ने कहा कि अच्छा तो ज़रा बताइए कि भिन्न-भिन्न प्रकार कौन से होते हैं? मुझे भी तो पता होना चाहिए कि भिन्न-भिन्न प्रकार की लड़कियां कैसी होती हैं। तो रूहान ने कहा कि कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो बस शादी के लिए बनी होती हैं। वो शादी करती हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी अपने हस्बैंड और उसके परिवार को डेडिकेट कर देती हैं। और हाँ, कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं जो पृथ्वी से लुप्त हो चुकी होती हैं। और हाँ, ये सुनते ही तो अब अरमान के चेहरे की हंसी रुकी नहीं, उसके चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो रूहान ने भी फिर से कहा कि और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लड़ती हैं, झगड़ती हैं, लेकिन अपने पति का साथ कभी भी नहीं छोड़ती हैं। उससे दिल और जान से ज़्यादा प्यार करती हैं, अपने पति के साथ ही रहती हैं हर कंडीशन में। तो कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें बस कुछ टाइम के लिए ही अपनी पसंदीदा मर्द का साथ चाहिए होता है, उनका पैसा चाहिए होता है। जैसे कि तन्वी, मेरे साथ कोई 7 जन्म का रिश्ता नहीं रखना था उसे तो बस कुछ टाइम मेरे साथ रहना था, बस उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। फिर मुझसे वो एक मोटी सी रकम लेकर डाइवोर्स ले लेती और फिर किसी दूसरे बकरे को जाकर ढूंढती, उसके साथ घूमती। तो रूहान की बात सुनकर तो अब अरमान को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ गई थी। तो अरमान ने कहा कि तुझे पता है रूहान, जब मैं तन्वी के घर से आया था तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आया था, लेकिन तुमसे मिलते ही सारा का सारा गुस्सा गायब हो गया। मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। कुछ तो है रूहान, तुम जब साथ में होती हो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो तुमने मुझे कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी बना दिया है, कितना ज़्यादा समझदार हो गया हूँ मैं। तो रूहान ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है अरमान, ना मेरी आंखें ख़राब होती, ना तुम बिजनेस को ज्वाइन करते और ना ही इतने रिस्पॉन्सिबल होते तुम। मेरा इसमें कोई रिस्पॉन्स वाला काम नहीं है, लेकिन हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो गए हो। खैर छोड़ो, तन्वी को अब हटाओ, उसको उसके बारे में बात नहीं करनी। तो अचानक ही अब रूहान ने कुछ सोच कहा कि अरमान, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, तुम कैसी लड़की को पसंद करते हो? तो अरमान ने भी बिना सोचे समझे कहा कि दूसरे टाइप की, जो लड़े झगड़े लेकिन अपने पति का साथ न छोड़े, मुझे तो बस ऐसी लड़की चाहिए। तभी रूहान ने भी बिना सोचे समझे ही कहा कि ओ, ये सारे गुण तो अंशिका में भी है, तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते? तो ये सुनते ही अब अरमान की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी और वो एकदम से बोला कि तुमने भी ना यार किस झांसी की रानी का नाम ले लिया, वो तो बहुत ही ज़्यादा झगड़ैलू है, उस टाइप की लड़की नहीं चाहिए, मैं उसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा। छोड़ो यार, क्या ही टॉपिक लेकर बैठ गए हैं हम दोनों, मुझे ना अब किसी भी लड़की से शादी नहीं करनी। तो रूहान ने भी हंसकर कहा कि अरमान, अब ना मुझसे कुछ छुपा नहीं है तेरे बारे में। ये सुनते ही तो अरमान की आंखें अब हल्की सी और ज़्यादा फैल गई थी। तो अरमान ने भी अब अपनी शर्म और मुस्कुराहट को कंट्रोल करके कहा कि यार जो बीत गया तो बीत गया, उसकी बात क्यों करते हो तुम? रूहान ने कहा कि यार उसे तो खबर भी नहीं है कि उसके साथ क्या क्या बीत गया है, मुझे ना उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तो अरमान ने कहा कि रूहान, मैं ना तुमसे सारी बातें शेयर करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे ऐसे चिढ़ाओगे यार, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है ना? जब तक तुम्हारी आंखें नहीं ठीक हो जाती ना तब तक तुम मुझे बिल्कुल भी मत चिढ़ाओ, नहीं तो मैं सच में बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाऊँगा, मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाएगा। और फिर अगले ही पल अरमान ने कहा कि अच्छा रूहान, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, मुझे बताओ तुम। तो रूहान ने कहा मुझे तो बस ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे अच्छे से डेडिकेट करे, मेरी फैमिली के लिए डेडिकेट हो जाए और जो संस्कारिक जीवन में लुप्त हो चुकी हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। रूहान की बात सुनकर तो अब अरमान को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ गई और वो हंसने लगा। तो अरमान ने कहा कि और अगर ऐसी लड़की मिल गई तो रूहान बोला कि फिर क्या, फिर तो मेरी लॉटरी ही लग जाएगी, पर मैं जानता हूँ ऐसी लड़की नहीं मिलेगी मुझे, ऐसी लड़की आज के ज़माने में होती ही नहीं है। तो दोनों भाई अभी बातें ही कर रहे थे और हंस रहे थे। तो वहीं शिखा उन दोनों के पीछे खड़ी हुई उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, चाहे वो शिखा के साथ जैसा भी बिहेव करते हों, लेकिन दोनों ही भाई एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। तो शिखा भी कुछ देर तक वहीं पर खड़ी रहती है और फिर वहाँ से धीरे से जाने लगती है और जैसे ही वो कमरे से बाहर आई तो नीलिमा से एकदम से टकरा जाती है। तो शिखा की आंखें तो एकदम से नम हो गई थी। तो नीलिमा ने अभी शिखा को देखा तो उसके गाल पर एक चांटा जड़ दिया और फिर चिल्लाकर गुस्से से कहा कि देखकर नहीं चल सकती हो क्या, आंखें नहीं है कि तुम्हारे पास, अभी मैं गिर जाती तो। चांटे की आवाज़ सुनकर अब अरमान और रूहान दोनों ही एकदम से कमरे
कमरे से बाहर आ गए थे। तो रूहान ने पूछा कि क्या हुआ है अरमान, कुछ हो गया है क्या? तो अरमान ने कहा कि कुछ नहीं, दादी ने पापा की वाइफ को फिर से एक थप्पड़ मार दिया और कुछ नहीं, जैसा कि रोज होता है। तो रूहान ने भी अब थोड़ा सा लापरवाही से कहा कि तो फिर यहाँ पर खड़ा क्यों है, चल हम अंदर चलते हैं, इनका तो ये रोज का हो गया है, हमें इनके मामले में नहीं पड़ना है। तो वहीं शिखा की आंखों में फिर से आंसू चलने लगे थे। तो अजीत सचदेवा जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और ये सब कुछ देख रहा था, उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। अजीत सचदेवा की आंखों से भी एक आंसू बह गया था। तो वहीं नीलिमा जी अब अरमान और रूहान के कमरे के अंदर चली गई और फिर धीरे से बोलती हैं कि अब क्या सोचा है तुम दोनों भाइयों ने, ज़रा मुझे भी तो बताओ कि आखिर क्या चल रहा है। तो अरमान ने भी पलट कर देखा और फिर गुस्से से बोला कि क्या सोचा है, मतलब किस बारे में बात कर रही हैं? अब नीलिमा ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? तो रूहान की शादी टूट गई है ना, तो रूहान को शादी तो करनी ही होगी ना किसी से। 4 दिन बाद घर में मेहमान आ जाएंगे और फिर उन्हें क्या कहेंगे हम? तो अरमान ने कहा कि कहेंगे क्या, यही कह देना कि शादी टूट गई है, और क्या कहेंगी आप? तो नीलिमा ने कहा कि यार ऐसे कैसे कह देंगे कि शादी टूट गई, इस घर के कुछ असूल होते हैं, तुम्हें नहीं पता है क्या असूल है? तुम्हारा बाप इस लड़की को लेकर आया था और फिर तुम्हारे दादाजी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इस लड़की से तुम्हारे बाप की शादी कर दी थी और आज तक ये लड़की यहाँ पर रह रही है क्योंकि सिर्फ इज्जत की बात थी। और इस घर में ऐसा नहीं होता है कि शादी तो अब रूहान को करनी ही होगी, फिर चाहे जैसे करो, वरना सचदेवा फैमिली के बारे में लोग तरह तरह की बातें करेंगे और मैं नहीं चाहती हूँ मेरे घर की बेइज्जती हो। तो अरमान ने भी ताली बजाकर कहा कि अच्छा क्या बात है दादी, तो क्या करूँ मैं, आप ही बता दीजिए, अपने भाई की शादी किसी से करा दूँ मैं? तो नीलिमा ने भी कहा कि मैंने एक लड़की देखी है, तो उसे रूहान से अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो शादी करने के लिए तैयार है, वो रूहान से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो रूहान ने फिर से गुस्से में कहा कि लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, मैं ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं करूँगा, मैं भी किसी की लड़की की ज़िंदगी खराब नहीं कर सकता हूँ। तो अरमान ने भी कहा कि रूहान बिल्कुल सही कह रहा है, जब तक रूहान पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है रूहान की शादी नहीं करूँगा मैं, समझिए आप। और हाँ, आप अपना डिसीज़न हम पर थोप नहीं सकती हो, जो हमारा दिल करेगा हम वो करेंगे, रूहान की शादी अब नहीं होगी। और रही बात आपके रिश्तेदारों की, तो आप 4 रिश्तेदारों को जवाब मैं खुद ही दे दूंगा, आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकती हैं। तो नीलिमा भी अब गुस्से से पैर पटक कर वहाँ से चली गई थी। तो नीलिमा सीधा अपने कमरे में आती है और फिर गुस्से में इधर उधर चक्कर लगाने लगती है। तो नीलिमा को बस इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था रूहान के ऊपर, और तभी उसके पास अभी किसी का कॉल आता है। तो नीलिमा ने भी अब फ़ोन उठाकर कहा कि वो शादी के लिए नहीं मान रहा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब तुम ही बताओ, मैंने बहुत कोशिश करी है मगर दोनों ही नहीं मान रहे हैं। इस पर अभी फ़ोन वाली आवाज़ आती है कि नहीं मान रहा है तो मनाओ, लेकिन हाँ रूहान को शादी तो अब करनी ही होगी, कुछ भी करो लेकिन रूहान को शादी के लिए मना लो, मुझे कुछ नहीं पता है, अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इतना कहकर तो अभी फ़ोन को कट हो गया था। तो वहीं नीलिमा जी जो फ़ोन को घूरती रहती हैं, तो वहीं किट्टू और निव्यांश दोनों ही अब राठौड़ फार्म हाउस में पहुंच गए थे और दोनों ही सबको डांस करता हुआ हैरानी से देख रहे थे। किट्टू के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ चुकी थी। स्नो वाइट भी सोफे पर बैठकर काफी ज्यादा हंस रही थी। निव्यांश स्नो वाइट के पास गया और फिर उसने डांस करने के लिए अपना हाथ स्नो वाइट की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन स्नो वाइट ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो निव्यांश ने भी फिर से अपना हाथ हिलाकर कहा कि वो भी उसके साथ डांस कर ले। निव्यांश जो अभी एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ स्नो वाइट को देख रहा था, स्नो वाइट ने फिर से अपनी गर्दन ना में हिला दी थी और फिर तभी किट्टू आगे आती है। उसने इशारों में कहा कि कर लो स्नो वाइट डांस, वो तुमसे बहुत प्यार से पूछ रहा है। तो स्नो वाइट ने भी अब इशारों में कहा कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे डांस नहीं करना, मैं गिर जाऊंगी। तो किट्टू ने भी इशारों में कहा कि ये तुम्हें कभी भी गिरने नहीं देगा, इसके साथ तुम एक बार खड़ी तो हो। यह सुनते ही स्नो वाइट किट्टू को देखती रहती है। तो वहीं किट्टू भी अब स्नो वाइट को प्यार से देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। अचानक ही किट्टू ने स्नो वाइट को अपने गले लगा लिया, जैसे उसे कोई अपना मिल गया हो, और फिर उसके माथे को चूमकर इशारों में ही कहा कि वो डांस कर ले उसके साथ। तो वो स्नो वाइट ने भी अब अपना हाथ निव्यांश के हाथ पर रख दिया था और उसके साथ डांस करने के लिए तैयार हो गई थी। तभी निव्यांश धीरे धीरे स्नो वाइट के साथ डांस करने लगता है और थोड़ी देर के बाद संकल्प ने किट्टू की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर किट्टू ने भी संकल्प का हाथ थाम लिया और फिर
किट्टू और संकल्प भी साथ में डांस करने लगते हैं। थोड़ा बहुत मस्ती करने के बाद सब आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। तो किट्टू भी अब स्नो वाइट के पास में ही बैठी हुई थी। तो किट्टू अभी जितनी बार स्नो वाइट को देखती बस उतनी बार मुस्कुरा देती। उसे स्नो वाइट सच में बहुत ज्यादा मासूम लग रही थी। निव्यांश ने कहा कि चाची अब क्या आप इसे देखकर मुस्कुराते ही रहोगी, इससे पूछो ना कि इसका नाम क्या है। तो किट्टू ने भी इशारों में स्नो वाइट का नाम पूछा। तो स्नो वाइट ने इशारों में ही अब किट्टू को अपना नाम भी बता दिया था। तो किट्टू तो अब नाम सुनकर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही थी। तो किट्टू ने भी सबकी तरफ देखा। सब अभी बड़ी बेताबी से किट्टू की ओर ही देख रहे थे। सबको अब स्नो वाइट का नाम जानने की बहुत ज्यादा बेसब्री हो रही थी। सब आंखें फाड़े देख रहे थे। तभी दक्ष ने कहा कि चाची बताओ ना। किट्टू बोलती है कि नियति। नियति सुनकर तो अब सारे एकदम से चिल्लाने लगते हैं, जैसे पता नहीं उन्होंने क्या सुन लिया हो। और फिर एक दूसरे को प्यार से देखकर बोलते हैं कि यार नाम तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। स्नो वाइट का नाम कितना ज्यादा प्यारा है ना नियति। नियति ने अभी दक्ष की ओर देखकर कहा कि तुम्हारी मम्मी पापा ठीक है ना। दक्ष ने भी बोला कि हाँ चाची बिल्कुल ठीक है मम्मी पापा, लेकिन जिस दिन उन्हें पता चल गया ना कि मैं छुप छुप कर इन सब के साथ मिलता हूँ, इन सब के साथ मेरी भी टुकड़ी है, तो उस दिन मुझे घर से जरूर निकाल देंगे। तो किट्टू ने अभी हंसकर कहा कि कोई बात नहीं, फिर तो तुम मेरे पास आ जाना, हमारे साथ में ही रहना, मैं तुझे हमेशा के लिए अपने पास में ही रख लूंगी। दक्ष ने कहा कि चाची अगर चाचू को पता चल गया ना कि आप भी हम सब के सारे कांड जानती हो, तो रुद्र चाचू आपकी भी क्लास लेने में टाइम नहीं लगाएंगे, आपको भी बहुत ज्यादा डांटेंगे। तो किट्टू ने भी थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ कहा कि उन्हें घर में नहीं रहना है क्या? जो मुझे डांटेंगे वो घर से बाहर निकाल दूंगी मैं उन्हें। आए बड़े घर से निकालने वाले, मेरी क्लास लेने वाले, भला वो क्या मेरी क्लास लेंगे, बल्कि मैं तो अब उनकी क्लास लेती रहती हूँ। बस जल्दी से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर तू छुप छुप के नहीं मिलेगा, सबके सामने आजा प्रताप हाउस में, कोई तुझे कुछ भी नहीं कहेगा। वो पांचों कुछ भी करते थे तो किट्टू को भी सब कुछ सारी चीजें बताते थे। किट्टू भी उन सब के बारे में हर चीज जानती थी। ये कह सकते हैं कि किट्टू भी उन्हीं की पार्टनर थी। वो सारे कांड में शामिल रहती थी जो रुद्र से उनके बारे में जिक्र भी नहीं करती थी। तो कभी कभी वक्त आने पर अब किट्टू पांचों को बचा भी लिया करती थी। तो किट्टू ने अभी फिर से नियति की तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा प्यार से पूछा कि वो कहाँ पर रहती है। तो नियति ने भी अब इशारों में बताया अनाथ आश्रम में। अनाथ आश्रम में नियति रहती थी। तो किट्टू और नियति अभी दोनों ही एक दूसरे से इशारों में बातें करने लगती हैं और बाकी सब उन दोनों को बातें करता हुआ बहुत ही मुंह फैलाकर हैरानी से देख रहे थे। तो करीब आधा घंटे के बाद किट्टू ने सबकी ओर देखकर कहा कि इसका नाम नियति है, इसकी एक बहन रूही भी है। दोनों ही बहनें अनाथ आश्रम में पली बड़ी हैं। दोनों ही बहुत प्यार करती हैं एक दूसरे से और हमेशा एक साथ में ही रहती थी। पिछले 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से इसकी आवाज़ चली गई और इसे सुनाई भी नहीं देता है। उस 1 साल में इसकी ज़िंदगी खराब हो गई। 1 साल पहले ये बिल्कुल ठीक थी, सब सुनाई देता था इसे। तो निव्यांश ने कहा कि चाची वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इससे पूछो ना कि ये मेरे कमरे में कैसे आई थी। तो किट्टू ने भी इशारों में फिर से नियति से बात की। तो नियति ने अपने हाथों का इशारा करती रहती है और फिर एकदम से रोने लगती है। तो नियति को ऐसा रोता हुआ देखकर किट्टू ने उसे अपने गले लगा लिया और उसके माथे को चूम लिया और उसे धीरे धीरे प्यार से समझाते हुए चुप कराने लगी और फिर उसके बालों को अच्छे से सहलाने लगी। तो निव्यांश और उसके सारे भाई किट्टू को ही प्यार से देख रहे थे और ये जानना चाहते थे कि आखिर नियति ने किट्टू से क्या कहा है। तो किट्टू ने भी सबकी तरफ देखा तो किट्टू की आंखें भी एकदम से भर आई थी। तो किट्टू ने कहा कि इसे और इसकी बहन को किसी ने खरीद लिया है, किसी ने इन दोनों को ही बेच दिया था। जिसने खरीदा था उसका चेहरा इस लड़की ने नहीं देखा है। इसकी बहन भी उस आदमी के पास में ही है। इसकी बहन कहाँ पर है इसे नहीं पता है। इसी के लिए ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ये अपनी बहन को ढूंढना चाहती है लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूर है, ढूंढ नहीं सकती है क्योंकि इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है और वो आदमी इसे बहुत बुरी तरह से डराता भी है। वहीं नियति को ऐसा रोता हुआ देखकर निव्यांश को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो निव्यांश ने भी अब आगे आकर कहा कि चाची पूछो ना कि ये मेरे कमरे में कैसे आई थी, मुझे ये जानना है। तो किट्टू बोलती है कि उस आदमी ने ज़बरदस्ती इसे तेरे कमरे में भेजा था, इससे कहा था कि ये तेरे कमरे में जाए और तेरे पास जाकर सो जाए। इधर देखते हैं फ्लैशबैक। निव्यांश पूरी तरीके से उस क्लब के कमरे में बेहोश पड़ा था जो कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और तभी एक मास्क मैन
मैन नियति को खींचता हुआ उस कमरे में लेकर आता है। नियति भी सुबकती हुई हाथ जोड़कर ना में अपनी गर्दन हिलाती रहती है, तो वहीं वो मास्क मैन उसे अपनी सुलगती हुई आंखों से घूर कर देख रहा था। मास्क मैन ने एक पर्ची निकालकर नियति के हाथ में रख दी, तो नियति भी इस वक्त बहुत बुरी तरह से रो रही थी। उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। तो नियति ने अभी उस पर्ची को खोलकर देखा। उसमें ये लिखा था कि जो कह रहा हूँ उसे करो, चुपचाप से इस लड़के के साथ इंटीमेट हो जाओ, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या करूँगा। मैं तुम्हारी बहन को जान से मार दूंगा और उसके बाद तुम्हें मार दूंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ फोर्सफुली इंटीमेट ना हो तो इस लड़की के साथ सो जाओ, नहीं तो तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी बहन को जान से मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है उसे किसी भेड़िया के हवाले भी कर दूं, समझी तुम। तो अगर अपनी बहन की जान और उसकी इज्जत प्यारी है तुम्हें तो जाओ, अपनी इज्जत इस लड़के के हवाले कर दो, इस लड़के के पास जाओ, नहीं तो तुम बहुत बुरी तरह से फंस जाओगी। तो नियति भी अब वो सारा लेटर पढ़कर उस मास्क मैन की तरफ देखती रहती है। तो नियति की आंखों में अब पानी के झरने बहने लगे थे। उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। तो नियति तो अपनी नजरें नीचे करके उस लेटर को पूरा पढ़ लेती है। और तुम पिछले 4 दिन से भूखी भी हो, और तुम जरा सोचो कि मैं तुम्हारी बहन को कितने दिन भूखा रखूंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बहन को खाना दूं तो जाओ, जो जो कह रहा हूँ वो जाकर करो। तुम अगर अपनी बहन को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें ये काम जरूर करना पड़ेगा। तो नियति ने भी एक बार फिर से उस मास्क मैन को देखना और फिर ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो नियति के आंसू तो अब जैसे रुक ही नहीं रहे थे। भला वो ऐसे कैसे कर सकती थी, वो अपनी इज्जत कैसे किसी लड़की को दे सकती थी। ये सब कुछ करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए थी, जो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। तो मास्क मैन का दिमाग अब बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। उसने फिर से वो लेटर लिया और उसे पर कुछ लिख कर नियति को दे दिया। तो नियति ने अभी पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, दूसरे तरीके से ही समझाना पड़ेगा तुम्हें। लगता है कि तुम्हारे ऐसे समझ में ही नहीं आएगा। इतना पढ़कर अब नियति ने उस मास्क मैन की तरफ देखा तो उस मास्क मैन ने अपनी बेल्ट निकाल चुका था। और फिर मास्क मैन ने 1 मिनट भी नहीं गवाया और नियति को बेल्ट से मारना शुरू कर दिया। उस मास्क मैन ने नियति को बहुत बुरी तरह से बेल्ट से मारा था। देखते ही देखते मास्क मैन ने नियति को 10 से 12 बेल्ट मार दी थी। तो नियति तो पहले से ही 4 दिन से भूखी थी। 10 से 12 बेल्ट खाने के बाद तो वो अब बिल्कुल आत्महरा हो गई थी। उसके अंदर तो जान ही नहीं बची थी। वहीं निव्यांश तो उसी कमरे में था, लेकिन वो इतना ज़्यादा ड्रिंक करे था, उतना ज़्यादा बेहोश था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसी कमरे में कोई किसी लड़की को इतनी बुरी तरह से मार रहा है। उसकी रोने की चीखें उसे सुना ही नहीं थी। अगर उसे थोड़ा सा भी होश होता तो 10-12 बेल्ट नियति को नहीं बल्कि उस आदमी को लगती। तो वही उस आदमी ने अभी बेल्ट मारने के बाद नियति के हाथ फिर से एक पर्ची पकड़ा दी। तो नियति तो अब इस हालत में ही नहीं थी कि उस पर्ची को पकड़ तक सके। तो लेकिन अभी उस आदमी ने गुस्से में फिर से नियति को देखा। तो नियति ने अभी थोड़ा सा हिम्मत करके उस पर्ची को पकड़ लिया और उस पर्ची में लिखा हुआ था कि अगर चाहती हो कि तुम्हें अभी के अभी जान से ना मार दूं मैं, तो जो कह रहा हूँ वो चुपचाप से जाकर करो। अब जल्दी से बिना टाइम गवाए उस लड़के के पास जाओ। अगर इस बार भी तुमने मना कर दिया ना तो तुम्हें जानबूझकर नहीं, मजबूरन वो सब कुछ मेरे सामने ही करना पड़ेगा जो मैं करने के लिए कह रहा हूँ, जिसे तुम नहीं कर पाओगी, समझे तुम। तो नियति तो अभी वो लेटर पढ़ती है और जोर जोर से रोने लगती है और फिर उस मास्क मैन को देखकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। तो वो मास्क मैन अभी नियति को उंगली दिखाकर गुस्से से उस कमरे से बाहर चला जाता है। तो नियति भी अब बेड के पास धीरे धीरे गई और फिर जहाँ पर निव्यांश सो रहा था, नियति भी अब इतनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कि वो निव्यांश के साथ कुछ भी कर सके। नियति तो पहले ही बहुत ज्यादा मार खा के अधमरी हो चुकी थी, उसके बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी पूरे बदन में। लेकिन अगर वो यह सब कुछ नहीं करती तो वो मास्क मैन उसकी बहन के साथ कुछ भी कर सकता था, उसकी जबरदस्ती इज्जत भी लूट सकता था। अपनी बहन को बचाने के लिए नियति ने जैसे तैसे करके निव्यांश के कपड़े उसके बदन से अलग कर दिए और फिर एक ब्लैंकेट निव्यांश के ऊपर डाल दिया और फिर अपने कपड़े भी उतार कर एक साइड में रख दिए और फिर निव्यांश के पास जाकर चुपचाप से लेट गई। नियति के अंदर अभी बहुत ज़्यादा डर भी था और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी। ये सब कुछ करते हुए नियति को कितनी ज़्यादा हिम्मत लग रही थी ये तो बस नियति ही जानती थी और कोई नहीं। तो नियति का रोना तो अब रुक ही नहीं रहा था, वो जोर जोर से रो रही थी। तो वहीं नियति का ये शरीर भी पूरी तरीके से कमज़ोर था और नियति काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। उसके शरीर पर बेल्ट के निशान ऐसे ऐसे थे कि निव्यांश के साथ इंटीमेट होना तो दूर की बात है, वो तो उन्हें निव्यांश को हाथ भी नहीं लगा पा रही थी, उसे कुछ हो ही नहीं रहा था। और फिर डरते हुए नियति कब निव्यांश के पास में ही लेट कर सो गई उसे पता ही नहीं चला। इसी तरह से निव्यांश और नियति उस बेड पर सो गए थे। उसे भी नहीं पता था कि सुबह
सुबह उसके साथ क्या होगा। तो निव्यांश अभी उसके साथ क्या करेगा, वो सब कुछ सोचते सोचते सो जाती है। वो मास्क मैन उसके साथ क्या करने वाला है, वो तो बस अपनी बहन को ही बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। इसी तरह से नियति निव्यांश के कमरे में गई थी और उसके पास में लेटकर सो गई थी। तो इसी के साथ फ्लैशबैक एंड होता है। नियति ने सब कुछ किट्टू को बता दिया था और ये बोलते हुए किट्टू की आंखों में भी अब आंसू आ गए थे। तो वहीं नियति भी फूट फूट कर रो रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया था। तो निव्यांश को देखना तो दूर की बात थी, अब तो वो निव्यांश से नजरें भी नहीं मिलाना चाहती थी। नियति अपना सर झुकाकर जोर जोर से रोने लगती है। तो वहीं सारे भाई को भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। वो जानती थी कि उसने निव्यांश के साथ गलत किया है, लेकिन गलती तो नियति की भी नहीं थी। वो भी बहुत ज्यादा मजबूर थी क्योंकि वो अपनी बहन को बचाना चाहती थी। तो वहीं किट्टू नियति को दिलासा दे रही थी, उसे चुप करा रही थी, लेकिन नियति का रोना तो अभी कम ही नहीं हो रहा था। वो और भी तेज रोने लगती है। तो निव्यांश अभी बिल्कुल नियति के सामने आकर सोफे पर बैठा हुआ था और फिर नियति को ही देखे जा रहा था, मगर नियति ने भी इस बीच निव्यांश को एक बार भी नहीं देखा। निव्यांश ऐसे नियति को रोता हुआ नहीं देख सकता था। तो वहीं निव्यांश के भाई भी काफी ज्यादा उदास होकर अब नियति को ही देख रहे थे। उसे बहुत ज्यादा तरस आ रहा था नियति पर। नियति ने एक बार भी अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी किसी की तरफ देखने की। उसे अपने आप में ही गिल्ट फील हो रहा था। वो अपने आप को ही गुनाहगार समझ रही थी। तो किट्टू अभी भी नियति के बालों को सहला रही थी और उसे समझा रही थी कि तभी निव्यांश भी एकदम से उठा और फिर नियति के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है। तो उसने अभी नियति के हाथों को उसके चेहरे से जबरदस्ती हटा लिया और फिर नियति ने निव्यांश को देखा तो उसका रोना अब और भी ज्यादा तेज हो गया था। वो अपनी नजरें चुराने लगती है, उसकी आंखों से आंसू और भी ज्यादा बहने लगते थे। उसे लग रहा था कि उसने निव्यांश के साथ बहुत गलत किया है। तो वहीं निव्यांश ने नियति के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और फिर उसका चेहरा अपने सीने में लगा लिया और उसे एक दिलासा देते हुए कहा कि नियति प्लीज मत रो। नियति ने भी अब अपने हाथ निव्यांश की कमर पर जोर से लपेट दिए थे और फूट फूट कर रोने लगी। तो निव्यांश ने भी अब अपनी पकड़ नियति पर मजबूत कर दी थी। कुछ ही देर तक अब दोनों ही एक दूसरे के गले लगे रहते हैं। दोनों ही एक दूसरे में खो चुके थे। बिना कुछ कहे दोनों ही एक दूसरे की बातों को समझ रहे थे। निव्यांश भी आज काफी ज्यादा खुश था तो कहीं कहीं दुख भी। नियति को समझ में आ रहा था कि निव्यांश उसे संभाल रहा है। तो वहीं निव्यांश भी चाहता था कि नियति रोकर अपना सारा दर्द बाहर निकाल दे। कुछ देर वहां पर शांति बनी रहती है और फिर कोई किसी से कुछ भी नहीं बोलता है। अगर कुछ सुनाई भी दे रहा था तो वो था बस नियति का सुबकना। नियति अभी भी सुबक रही थी और जोर जोर से रो रही थी। तो नियति ने अभी कुछ भी नहीं कहा। निव्यांश ने नियति को चुप करवा दिया था, उसके आंसू भी पोंछ दिए थे। तभी नियति ने अभी किट्टू की तरफ देखा और फिर इशारों में कुछ कहा और फिर सबको किट्टू की तरफ देखने लगते हैं। सबको ये इंतजार था कि क्या कहा है नियति ने। तो किट्टू ने कहा कि छोटे पैंतर वो तुमसे माफी मांग रही है। वो कह रही है कि उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है, बल्कि उसे तो बहुत ज्यादा मजबूर किया गया था ये सब कुछ करने के लिए। उसे माफ कर दो। तो निव्यांश ने भी फिर से नियति को अपने गले लगा लिया था और इसका साफ ये मतलब था कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। तो नियति को भी अब समझ में आ गया था कि निव्यांश ने उसे माफ कर दिया है। तो वहीं किट्टू भी ये सब कुछ देखकर समझ गई थी कि अब छोटे पैंथर की छोटी पैंथराइन आ गई है। अब तो वो उसे चुड़ैल को डाइवोर्स देकर ही रहेगा। अब तो वो उसे डाइवोर्स देकर अलग हो जाएगा। किट्टू भी बहुत ज्यादा खुश थी आज निव्यांश को लेकर। तो इधर प्रताप इंडस्ट्री में नील अपने कैबिन में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था कि तभी रुद्र गुस्से में उसके कैबिन में आ जाता है। तो नील ने भी रुद्र को गुस्से में देखा तो एकदम से धीरी आवाज में बोला कि यार क्या हुआ है, तू इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो, किसी ने कुछ कहा क्या। तो रुद्र ने भी एक एनवेलप नील के सामने रखते हुए कहा कि नील नील तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा भी कर सकते हो, जबकि तुम अच्छे से जानते हो दुश्मन हमारे चारों ओर घूम रहे हैं, तब भी तुम इतने ज्यादा केयरलेस हो गए। मैंने तो कभी नहीं सोचा। मैंने तुम में हमेशा पापा को देखा और तुम हो जो शुभ से भी छोटे बनने की कोशिश करते हो। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें कितने ज्यादा केयरलेस हो तुम। तो नील तो अभी हैरानी से रुद्र को ही देखे जा रहा था। तो रुद्र ने भी अपने कमर पर हाथ रखकर इधर उधर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। तो नील ने भी उसे एनवेलप को उठाया और उसे खोल कर देखा तो उस एनवेलप में एक लेटर रखा हुआ था। जैसे जैसे अभी नील उस लेटर को पढ़ रहा था वैसे वैसे नील के चेहरे पर हैरानी के भाव आ रहे थे। उसे भी काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी वो लेटर पढ़ने के बाद। तो नील ने भी सारा लेटर अच्छे से पढ़ लिया और फिर रुद्र की तरफ देखा। तो रुद्र ने भी गुस्से में नील की तरफ देखते हुए कहा
कि तू जानता है ना, ऐसे सैकड़ों लेटर उसे इंडस्ट्रीज में आए हैं और तूने एक को भी पढ़ना जरूरी नहीं समझा, तूने एक बार भी इसे पढ़ा नहीं और फिर तूने कुछ भी नहीं किया ना। तो नील ने कहा कि यार दुनिया भर के लेटर आते रहते हैं, तो मुझे क्या पता कि इस लेटर में क्या है। मैंने सोचा कंपनी से कोई लेटर आया होगा, और वैसे भी मैं तो मेल चेक कर लेता हूँ ना, मुझे लेटर पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। मैंने सोचा कि जो लेटर में होगा वो मेल पे भी तो आ जाता है। और इधर दूसरी बात, लेटर कौन भेजता है आजकल के ज़माने में यार, हर कोई तो फ़ोन करता है, फ़ोन भी तो कर सकते थे ये मुझे। तो रुद्र को भी अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, और फिर नील जो रुद्र को ऐसे गुस्से में देखकर हल्का सा डर गया था, उसे रुद्र के गुस्से को देखकर डर लग रहा था। तो रुद्र ने कहा कि नील बड़ा हो जा, सबको लगता है कि तू बहुत ज़्यादा समझदार है, सबसे ज़्यादा बड़ा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू कितना ज़्यादा समझदार है। समझा तू? लेटर कौन लिखता है? जो मजबूर होता है, तुझे फ़ोन नहीं कर सकता, तुझे मेल नहीं कर सकता है, वही लेटर को लिख कर भेजता है। समझा तू? ये वो औरत तुझसे उम्मीद लगाए बैठी है, और तू है जिसने पिछले 10 साल से इसका एक भी लेटर नहीं पढ़ा, उसको एक बार भी जवाब देना नहीं जरूरी समझा। कैसे कहूँ मैं तुझसे यार, आज भी ये लेटर अगर मेरे हाथ नहीं लगता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तेरे नाम कुछ लेटर भी आते हैं जो तू पढ़ता ही नहीं है। तो नील अभी रुद्र से अपनी नजरें चुरा रहा था, क्योंकि वो जानता था गलती तो उसने की है, क्योंकि वो भी अच्छे से जानता था कि अब उसकी गलती की कोई माफ़ी भी नहीं है। तो रुद्र ने फिर से गुस्से में कहा कि अब मेरी शक्ल क्या देख रहा है तू? तो नील ने भी धीरे से रुद्र की तरफ देखते हुए कहा कि यार तो किसकी शक्ल देखूं मैं, तू ही बता दे। तो रुद्र ने भी अब अपनी हथेली अपने माथे पर मारकर गुस्से से कहा कि यार सच में नील, तेरी और शुभ की हरकतों से तो किसी दिन मेरा सिर ही फट जाएगा, मैं ना किसी दिन ऊपर ही सरक जाऊंगा। एक तू है जो बड़ा नहीं होता है, और एक शुभ है जो दिन पर दिन छोटा होता जा रहा है, दोनों भाई मेरे ही सिर पर बैठ जाओगे क्या? हे भगवान, मेरा नसीब इतना ज्यादा खराब क्यों है? मुझे तुम जैसे भाई मिले, क्यों खराब है मेरा इतना ज्यादा नसीब? समझदार तो मिलने ही चाहिए थे कम से कम। तो नील ने भी बहुत ही एटीट्यूड के साथ अकड़ कर कहा कि रुद्र, हम बहुत ज्यादा समझदार हैं, समझा तू? और हाँ, शुभ को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, मेरा शुभ बहुत ही ज्यादा समझदार है। और रही बात इन लेटरों की, तो मुझे नहीं पता था कि ये लेटर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इन्हें इग्नोर करता रहा, मैंने आज तक इन्हें खोल कर भी नहीं देखा। इतना कहकर अभी नील अपनी टेबल की डोर को खोलने लगता है, जिसमें भी वैसे न जाने कितने ही लेटर पड़े हुए थे, और फिर नील ने उनमें से एक लेटर को नहीं पढ़ा था, जो आज तक सब बंद ही पड़े थे। तो नील ने भी वो सारे लेटर निकाल कर टेबल पर रख दिए, और फिर रुद्र लेटर को देखकर कुछ सोचने लगता है। तो रुद्र ने कहा कि यार नील, अब तो हमें मिलना ही पड़ेगा इनसे, इसके अलावा हमारे पास अभी दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अब तू जल्दी से रेडी हो जा इनसे मिलने के लिए, फिलहाल तो तू इन लेटर को अच्छे से खोल कर पढ़ ले, क्या क्या लिखा है उसने इस लेटर में। तो नील ने भी अब एक लेटर को रीड किया, उसमें लिखा था कि नील भैया प्लीज़ शोभित का पता लगाइए, प्लीज़ हमें उनसे मिलना है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो नील ने भी दूसरे लेटर को खोलकर देखा, उसमें लिखा था कि मैं आपको कितने लेटर भेज चुकी हूँ नील भैया, आप मुझे जवाब क्यों नहीं देते हैं, प्लीज़ हमें कोई तो जवाब दीजिए। तो नील ने भी एक और लेटर खोलकर देखा, उसमें लिखा था कि शोभित ने मुझे कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम नील से कांटेक्ट कर लेना। नील एक और लेटर खोलकर देखता है, उसमें लिखा था कि आपके अलावा मैं किसी पर यकीन नहीं कर सकती हूँ, आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद कीजिए नील भैया, आप प्लीज़ मेरी एक लेटर का तो जवाब दीजिए, मेरे शोभित को ढूंढ दीजिए, कहाँ है मेरा शोभित, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। तो नील ने भी लेटर को कुछ ही लाइन पढ़ी थी, लेकिन उन 4 लाइनों में ही उसे शिखा का दर्द दिखाई देने लगा था। तो नील के चेहरे पर भी अब बहुत ज़्यादा उदासी आ गई थी, और उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो वहीं रुद्र ने भी गुस्से में कहा कि अब उदास होकर महान मत बन, समझा तू? पिछले 10 साल से वो तुझसे इतनी उम्मीद लगाए बैठी है, और एक तू है जिसने एक बार भी उसका लेटर खोल कर तक नहीं देखा, उसके बारे में एक बार सोचने और जानने की कोशिश भी नहीं करी। तो नील ने कहा कि यार गलती हो गई, माफ़ कर देना मुझे, अब तो कुछ करके हमें शिखा से मिलना ही होगा, उससे सारी बातें जाननी ही होगी, अब तो मिलना ही चाहिए उसे। रुद्र भी इधर उधर चक्कर लगाने लगता है, और फिर तभी कैबिन का गेट खुलता है, शुभ अंदर आया, और फिर शुभ को देखकर रुद्र और नील दोनों ने ही शुभ को देखा, और फिर शुभ को भी समझते देर नहीं लगी कि उसके दोनों ही भाइयों को उसकी ज़रूरत है, उससे दोनों ही उम्मीद लगाए बैठे हैं।
तो रात के अब 12 बजे का समय हो रहा था। वानर सेना सचदेवा हाउस के बैक साइड पे खड़ी हुई थी। तो अभी शुभ ने अभी तीनों को देखकर कहा कि याद याद है ना कि एक बार पहले भी हम सचदेवा हाउस में घुसे थे, ऐसे ही घुसे थे जैसे आज घुसने के लिए आए हैं। तभी तीनों ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। शुभ ने अभी फिर से अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, और हाँ एक बात, किसी के कमर में, हाथ में, पैर में दर्द तो नहीं है ना? अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज आप सब में से जिसके भी है वो यहीं पर रुक जाए। तो तीनों ने अभी फिर से ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो शुभ ने अभी फिर से कहा कि तो ठीक है, चढ़ जाओ ना, मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? अपनी हड्डी पसली तो नहीं तुड़वा लोगे ना तुम सबके सब? तो तीनों ने ही अभी फिर से ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो शुभ ने अभी फिर से नील को देखकर कहा कि भैया आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? अपनी दवाई ले ली थी ना आपने? सोच लो, एक बार अगर ऊपर गए और फिर हल्का सा भी हाथ छूट गया ना तो सीधा नीचे जाकर गिरोगे, और हाँ हड्डियां भी टूट जाएंगी। फिर मुझसे मत कहना कि छोटे शेर तूने तुड़वा दी। नील ने भी अब शुभ के गर्दन पर अपना हाथ लपेट कर उसे दबाते हुए कहा कि यार छोटे शेर, तूने तो मुझे बूढ़ा ही समझ लिया है। अभी मैं कहाँ पर बूढ़ा हुआ हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, समझा तू? अभी तो मैं अकेले ही 4 को पटक देता हूँ। तू मुझे अभी से बूढ़ा कह रहा है? कह तो तुझे कहूँ तो तुझे पटक कर दिखाऊं मैं यहीं पर अभी के अभी। तो शुभ ने भी जैसे तैसे नील के हाथ को अपनी गर्दन से छुड़वाया और फिर धीरे से बोला कि यार भैया फिर तो देख क्या रहे हो, अब जल्दी से चलो ना, चलो मिशन सिखा करते हैं। तो शुभ ने भी अब अपने साथ लाई हुई रस्सी को गोल गोल घुमाया और फिर सीधा सचदेवा हाउस की छत पर फेंक दिया। तो उस रस्सी में लगा हुआ एक एंकर किसी पाइप पे जाकर अटक जाता है और फिर शुभ जो रस्सी से चढ़ता हुआ बोलता है कि यार शोभित के बच्चे ने मेरी पिकाचू मतलब मेरी दिशा को बहुत ज़्यादा छेड़ा था, उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया था। आज मैं भी जी भर कर शिखा को छेड़ूंगा, बहुत परेशान करूंगा उसे। तो शुभ के मुंह से ये सब कुछ सुनकर तो अब तीनों भाइयों को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ गई थी और फिर वो भी एक एक करके शुभ के साथ पीछे पीछे छत के ऊपर चले जाते हैं। तो चारों ही अब जैसे तैसे करके शिखा के कमरे में आ गए थे। तो शिखा जी भी इस वक्त सोफे पर बैठी हुई शोभित की फोटो को ही देख रही थी और कहीं ना कहीं शिखा की आंखों में फिर से नमी आ चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और पिछले 10 साल से शिखा शोभित की फोटो ही देख रही थी और उसे याद कर रही थी। तभी शोभित कहाँ पर था उसे अभी तक नहीं पता चला था। उसे एकमात्र उम्मीद थी तो बस नील से, लेकिन नील ने भी शिखा के लेटर कभी भी नहीं पढ़े थे और ना कभी उसे कुछ बताया था। तो शिखा भी शोभित की फोटो देखती हुई इतनी ज़्यादा खो गई थी कि उसने भी ध्यान नहीं दिया कि उसके कमरे में अभी प्रताप ब्रदर्स खड़े हुए हैं। तो शिखा भी फोटो देखती हुई सुबक रही थी और फिर तभी नील शिखा के पास आता है और पंजों के बल बैठ गया। तो शिखा का ध्यान अब नील पर गया तो उसका दिल एक सेकेंड के लिए तेज तेज धड़कने लगा। उसकी दिल की धड़कनें एकदम से रुक गई थी और फिर उसने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछा और फिर एकदम से खड़ी हो गई और फिर घबराते हुए बोलती है कि आप कौन है? आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? तो नील अभी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से शिखा को ही देखने लगता है। उसे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही थी। तभी नील ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानती हो क्या? तो शिखा ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर उसने रुद्र और निहाल और शुभ को देखा, लेकिन वो चारों में से किसी को भी नहीं जानती थी। उसे नहीं पता था कि वो प्रताप ब्रदर्स हैं। तो शिखा तो अभी 2 कदम पीछे हटकर बोलती है कि देखो, अगर तुम सब चोर हो ना तो प्लीज़ जो चाहे वो ले जा सकते हो, मगर प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन प्लीज़ मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत। मेरे परिवार को प्लीज़ छोड़ दो, कुछ भी मत करना मेरे परिवार को। तो शिखा ने अभी नील और रुद्र के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन उसने कभी भी ना उन लोगों से मिली थी, ना कभी उन लोगों को देखा था। यहाँ भी उसने अजीत सचदेवा और शोभित के मुँह से ही उनके बारे में सुना था। तो नील कैसा दिखता था शिखा को नहीं पता था। तो वहीं शुभ और निहाल को अभी सोफे पे जाकर आराम से बैठ जाते हैं और फिर शुभ ने अपने कंधे को घुमाते हुए कहा कि यार जीजू थोड़ा यहाँ पर दबा दो ना, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप तो बस ऐसे ही बैठे रहते हो। तो निहाल ने भी अब एक पंच बनाया और फिर उसकी बाजू पर जोर से मारकर कहा कि हट साले, हर टाइम बस मजाक करना रहता है तुझे। वहीं शिखा को अब काफ़ी ज़्यादा डरता हुआ देखकर रुद्र ने कहा कि मिसेस शोभित सचदेवा, मैं रुद्राक्ष प्रताप सिंह हूँ, मेरा नाम रुद्र है और ये नीलकंठ मतलब नील प्रताप सिंह है। आप हमारी कंपनी में लेटर भेजती थी ना, तो हम बस वहीं से आए हैं। तो शिखा को अभी पहले यकीन ही नहीं हुआ कि वो नील और रुद्र हैं। तो अभी भी वो रुद्र और नील को ही देख रही थी। तभी नील ने कहा कि शिखा शिखा देखो प्लीज़, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज भी तुम्हारे वो लेटर रीड किए हैं, मैंने उससे पहले कभी तुम्हारे लेटर को रीड नहीं किया। आज पहली बार मुझे पता चला कि तुम पिछले
10 सालों से मुझे लेटर भेज रही हो और हम परसों तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे सच्चा दावा हाउस में, लेकिन तुम्हारी सास ने हमें तुमसे मिलने नहीं दिया और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम तुमसे नहीं मिल सकते हैं। और हमें पता भी नहीं था कि तुम हमें लेटर भेजती थी, इसीलिए हम ऐसे चोर की तरह यहाँ आए हैं। तो शिखा अभी भी कुछ नहीं बोलती है, लेकिन शुभ ने कहा कि यार भैया, चोर बोलना ज़रूरी था क्या? योद्धा भी तो बोल सकते हो आप, हमेशा बस चोरों वाली फीलिंग्स लाते हो। तो नील ने भी शुभ को मुंह बनाकर देखा और फिर शिखा से कहा कि शिखा प्लीज़, हम तुमसे मिलने के लिए आए हैं, हमें बताओ कि शोभित कहाँ पर है और कैसे वो इस घर से चला गया। तो शिखा भी फिर से रोने लगती है। तो शिखा भी बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी और रोते रोते शिखा दीवार से जाकर लग जाती है और बैठकर फिर से रोने लगती है। तो शिखा ने भी शोभित की फोटो को अपने सीने से लगा लिया। तो शिखा को अब ऐसे रोता हुआ देखकर चारों ही भाई के चेहरे पर बहुत ज़्यादा उदासी आ गई थी। चारों ही भाई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तो रुद्र ने भी अब पानी का गिलास लिया और फिर शिखा के पास लेकर आ गया। तो उसने भी शिखा को पानी का गिलास दिया और फिर शिखा ने पानी पी लिया। तो रुद्र ने भी शिखा के दोनों बाजुओं को पकड़ा और उसे सोफे पर बैठा दिया और फिर उसने उसके आंसुओं को पोंछ दिया और बहुत ज़्यादा इमोशनल और रिस्पेक्ट देते हुए उसने भी कहा कि शिखा प्लीज़ चुप हो जाओ। तो नील भी अब शिखा के सामने खड़ा हो गया और तभी शुभ भी एक चेयर खींच कर लाया और फिर नील की बाजू पर हल्का सा टच करते हुए कहा कि बैठ जाओ भैया आप भी, वरना पैर दुखेंगे आपके। तो नील भी अब चेयर पर बैठ जाता है। तो वहीं रुद्र भी अब सोफे की चेयर पर आकर बैठा हुआ था। तो रुद्र ने कहा कि शिखा डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ कुछ गलत करने नहीं आए हैं, हम बस तुमसे बात करने के लिए आए। तुम हमें बताओ कि शोभित कहाँ पर है, वो कब यहाँ से गया है और किसके साथ गया है, क्या किया है उसके साथ किसी ने, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, बताओ शिखा हमें। तो शिखा अब काफ़ी हद तक ठीक महसूस कर रही थी। फिर उसे तो यकीन भी नहीं था कि जिसे वो पिछले 10 साल से लेटर लिख कर भेज रही है उसके सामने वो एकदम से आ जाएगा। तो शिखा ने भी न जाने कितनी ही बार अब नील से मिलने की भी कोशिश की थी, लेकिन नीलिमा ने उसे नील तक कभी पहुँचने ही नहीं दिया, ना ही नील से कोई बात करने दी, यहाँ तक कि वो तो नील को जानती भी नहीं थी। तो चारों ही भाई अब शिखा को ही देख रहे थे, उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। तो शिखा ने कहा कि जब शोभित गए थे तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, मुझे कभी भी कोई दिक्कत लगे तो हम नील को कॉल करना। मैंने नील भैया को कॉल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी, लेकिन इन्होंने मेरा फ़ोन भी रिसीव नहीं किया था और फिर एक दिन माँ जी ने मेरा फ़ोन मुझसे छीन लिया। मैंने कई बार नील भैया से मिलने की भी कोशिश की थी, लेकिन माँ जी ने मुझे नील भैया से मिलने ही नहीं दिया, हमेशा वो मुझे घर में कैद करके रखती हैं, उन्होंने मुझे कभी बाहर निकलने ही नहीं दिया। उन्होंने जब मैं बाहर जा रही थी नील भैया से तो मेरा घर से बाहर निकलना ही बंद करवा दिया था। अब तो मैं घर के अंदर ही रहती हूँ। तो मजबूर होकर मुझे बस एक नौकर की मदद लेनी पड़ी और फिर मैं प्रताप इंडस्ट्रीज़ को लेकर लेटर लिखती रहती थी। आज 10 साल हो गए हैं लेटर लिखते हुए, लेकिन एक का भी जवाब नहीं दिया नील भैया ने मुझे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ अपने शोभित को लेकर। तो नील ने कहा कि शिखा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे लेटर को इग्नोर कर दिया, मुझे नहीं पता था कि तुम लेटर लिख रही हो, तुम मुझसे हेल्प चाहती थी, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, अगर पता होता तो शायद मुझे, मेरे भाइयों की कसम, मैं पहले ही लेटर में शोभित को ढूंढ कर तुम्हारे पास लेकर आ जाता, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए। तो रुद्र ने कहा कि अच्छा शिखा अब रो मत प्लीज़, हम पूरी कोशिश करेंगे शोभित को ढूंढने की, लेकिन तुम पहले मुझे बताओ कि शोभित घर से कब गया था, किसके साथ गया था और आखिर क्यों गया था, मुझे सारी चीज़ें बताओ, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे शोभित को ढूंढने के लिए। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड फ्लैशबैक 10 साल पहले जब शोभित सचदेवा हाउस से गया था। रूहान अरमान दोनों ही अपनी छोटी बहन के साथ गार्डन में खेल रहे थे। शाम होने ही वाली थी, तभी शिखा ने बालकनी से आवाज़ लगा कर कहा कि अरमान, अरमान, रोहन, दोनों के दोनों चलो अंदर चलो, अब बहुत खेल लिया तुमने, रात होने वाली है, अब खेलना है तो कल खेलना, अभी कोई भी नहीं खेलेगा। लेकिन दोनों ने ही ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो शिखा ने भी फिर से हल्के से गुस्से में कहा कि ये दोनों तो कभी भी मेरी बात ही नहीं मानते हैं, अपनी बहन को भी अपने जैसा ही बना देंगे क्या, मेरी तो कोई भी बात नहीं सुनता है। कि तभी शोभित ने भी पीछे से शिखा को अपने गले लगा लिया और फिर अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाते हुए कहा कि बनाने दो ना, चलो थोड़ी देर हम
गेम भी खेल लेते हैं एक दूसरे के साथ। तो शिखा भी हल्के से पीछे की तरफ पलटती है और फिर उसने शोभित की आंखों में देखकर कहा कि बहुत हुआ शोभित, हर चीज का एक वक्त होता है। आप प्लीज अपने बच्चों को समझाइए, कभी भी मेरे बात को सुनते नहीं है। शाम हो गई है ना, मुझे डिनर की भी तैयारी करनी है। प्लीज आप कहिए कि ये तीनों के तीनों अभी अंदर आ जाएं। लेकिन शोभित अभी मानने वालों में से नहीं था। उसका जब मन करता था वो अपनी शिखा के करीब चला जाता था। तो शोभित ने अभी शिखा को अपनी गोद में उठा लिया था और फिर सीधा बेडरूम में लेकर आ गया था। तो शोभित ने अभी शिखा को बेड पर लेटाया और फिर उसके ऊपर आते हुए बहुत ही प्यार से बोला कि अभी दिन है बेबी, चलो थोड़ा सा प्यार कर लेते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो फिर तो साथ में ही खिचड़ी खानी है, कौन सा हम टाइम स्पेंड कर पाएंगे साथ में, इसीलिए चलो अभी हम वक्त बिता लेते हैं। और फिर ये सुनकर तो शिखा को काफी ज्यादा हंसी आ गई थी। तो वहीं शोभित ने भी अपना चेहरा फिर से शिखा की गर्दन में छुपा लिया था और करीब 1 घंटे तक शिखा और शोभित दोनों ही एक दूसरे के प्यार को महसूस करते रहते हैं। और फिर शिखा ने खुद को चादर से कवर किया और फिर सीधा बाथरूम के अंदर चली गई। तो शिखा भी नहा कर बाहर आती है और फिर शोभित को देखकर फिर से हल्के गुस्से में बोलती है कि शोभित, कुछ तो शर्म कीजिए ना, आप जरा सा भी कुछ नहीं सोचते हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन आप तो मानते ही नहीं है बिल्कुल। तो शोभित भी अब तक अपना लोवर पहन चुका था। तो शोभित ने कहा कि बच्चे बड़े हो गए हैं तो क्या हुआ, मैं अपनी बीवी से प्यार ना करूं, उसके करीब ना जाऊं? किसने लिखा है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी बीवी से प्यार करना बंद कर दो और उससे दूर हो जाओ? वैसे भी तुम्हें नहीं पता है, तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना तो मुझे क्या क्या मिला है। मुझे बहुत कुछ मिला है तुम्हारे आने से, 2 बेटे 1 बेटी, और मुझे क्या चाहिए। परफेक्ट फैमिली है मेरे पास, मुझे अब और किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस मैं तो बस तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो शोभित अभी फिर से शिखा की ओर धीरे धीरे आने लगता है। तो फिर शिखा ने भी उसे उंगली दिखाकर शोभित को रोकते हुए कहा कि प्लीज जाकर पहले नहा लीजिए, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। अब मुझे डिनर बनाना है, मैं डिनर रेडी कर देती हूँ, आप सब लोग डिनर टेबल पर आ जाइए। तो शिखा अब उस कमरे से बाहर जाने लगती है। तो शोभित ने कहा कि हाँ हाँ जाओ जाओ, बहुत इग्नोर कर रही हो ना मुझे, जब मैं चला जाऊंगा ना तब पता चलेगा तुम्हें। तो शोभित ने भी ये बात बहुत ही ज़्यादा मजाक में बोली थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो सच में अपनी शिखा से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तभी थोड़ी देर के बाद सब डिनर करने लगते हैं और फिर सचादेवा में खुशियां हर तरफ से आ चुकी थी। सचादेवा परिवार में ढेर सारी खुशियां थी, सबके चेहरे पर अलग ही मुस्कुराहट थी। तो अजीत सचादेवा ने अभी शोभित को देखकर कहा कि मैंने कहा था ना, ये लड़की तुम्हारी जिंदगी बदल देगी और तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगी। तो वही शोभित ने कहा कि हाँ डैड, सच में लड़की ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। वहीं शोभित और अजीत की बात सुनकर शिखा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। सचादेवा हाउस में अगर कोई खुश नहीं था तो वो थी बस नीलिमा, जो उन सब की खुशियों को देखकर बहुत ज़्यादा जलती थी और बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती थी। नीलिमा को शिखा एक आंख नहीं भाती थी, वो बिल्कुल भी शिखा को पसंद नहीं करती थी। सब डिनर कर रहे थे कि तभी कुछ आदमी सचादेवा हाउस में आते हैं, जिसे देखकर अजीत डाइनिंग टेबल से एकदम से खड़ा होकर उनके पास चला गया। वो दोनों ही आपस में बातें करने लगते हैं। वो क्या बातें कर रहे थे वो बात किसी को भी नहीं पता था, किसी ने भी नहीं सुनी थी, लेकिन ये साफ पता चल रहा था कि अजीत काफी ज्यादा गुस्से में है और वो आदमी अजीत को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी अजीत ने फिर से शिखा की ओर देखकर कहा कि शिखा, बच्चों को लेकर तुम कमरे में जाओ, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो शिखा ने भी आज तक अपने ससुर जी की बात नहीं टाली थी, इसीलिए उसने एक बार भी सवाल नहीं किया और फिर तीनों ही बच्चों को लेकर सीधा अपने कमरे में चली गई। तीनों बच्चे और शिखा वहां से जा चुके थे। तो शिखा भी तीनों बच्चों के साथ अपने कमरे में ही थी और करीब 2 घंटे तक नीचे आवाज आ रही थी, लेकिन वो आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। तो शिखा ने भी एक भी बात को साफ नहीं सुन पाया था। तो लेकिन बस इतना तो समझ ही रही थी कि नीचे किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा बहस हो रही है। वो आदमी कौन थे और किसने भेजा था, किसके लिए आए थे, उसे कुछ भी नहीं पता था। शिखा कुछ भी नहीं जानती थी और फाइनली 1 और घंटे के बाद वो आवाज एकदम से शांत हो गई और तब तक तीनों बच्चे भी बेड पर आराम से सो चुके थे। तो शिखा भी बाहर गई तो वहां पर अजीत सचादेवा को अटैक आ चुका था। अजीत जी भी फर्श पर गिरे पड़े हुए थे। तो शिखा ने अभी ये सब कुछ देखा तो उसकी आंखें एकदम से फैल गई थी और वो भागते हुए नीचे आई और फिर उसने शोभित को आवाज लगाई, लेकिन शोभित वहां पर नहीं था। तो शिखा ने भी जैसे तैसे करके अजीत सचादेवा को उठाकर सोफे पर बैठा दिया और फिर भागती हुई बाहर गई। वहां पर ड्राइवर था। तो
शिखा भी ड्राइवर को लेकर आई और फिर बिना वक्त गवाए अजीत सचादेवा को लेकर सीधा हॉस्पिटल चली जाती है। अंदर अजीत सचादेवा का ट्रीटमेंट चल रहा था और बाहर शिखा कॉरिडोर में चक्कर लगा रही थी, तो शिखा भी कंटिन्यू शोभित को ही कॉल करने लगती है, मगर कोशिश करने के बावजूद भी शोभित ने एक बार भी शिखा का फोन रिसीव नहीं किया था। शिखा को भी अब काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी। शिखा बहुत ज्यादा रो रही थी और शिखा बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके पास शोभित भी नहीं था और ना ही शोभित का फोन उठ रहा था। इसीलिए वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन उसी वक्त शिखा को संभालने वाला कोई भी नहीं था। तो अभी थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आकर शिखा से बोलती हैं कि आपके फादर इन लॉ को पैरालाइज का अटैक आया है। और फिर ये सुनकर तो शिखा की आंखों में पानी गिरने लगता है। अजीत जी ने कभी भी शिखा को अपनी बहू नहीं माना था। वो तो जब से शिखा को लाए थे पहले दिन से ही वो अपनी बेटी ही मानते थे उसे। उन्हीं की वजह से ही तो शिखा इतने बड़े से घर की बहू बन गई थी। शोभित का प्यार मिला था अजीत सचादेवा की वजह से ही उसे इतनी बढ़िया फैमिली मिली थी शिखा को। शिखा की आंखों में आंसू बहने लगते हैं, तो शिखा ने भी जैसे तैसे अपने आंसुओं को कंट्रोल करके कहा कि पापा पापा कब तक ठीक हो जाएंगे डॉक्टर। तभी डॉक्टर ने शिखा की तरफ देखते हुए कहा कि ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ अगर टाइम से दवाई लेंगे तो जरूर ठीक हो जाएंगे। इतना बोलकर डॉक्टर तो वहां से चली जाती है, लेकिन शिखा वहीं पर बैठकर रोने लगती है। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कौन थे वो आदमी जो सचादेवा हाउस में आए थे और क्यों आया था अजीत सचादेवा को पैरालाइज का अटैक, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड प्लीज कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।